चलिए, टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में दक्षता परीक्षा 2023 के सेट 4 को लेकर आए हैं। आज 3 तक देख चुके हैं, वीडियो अपलोड है, आप जाके वहां देख सकते हैं। सेट 4 आज हम लेकर आए हैं और जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज देना चाह सकते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास है, घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग चौथा सेट को शुरू करते हैं। चौथा सेट, चलिए, दक्षता परीक्षा 2023 का सेट 4। चलिए, प्रश्न पहला क्या कर रहा है कि रामानंद के पिता थे। तो रामानंद के पिता कौन थे? ये हिंदी है आपका 25 नंबर का। तो रामानंद के पिता कौन थे? मंदिर के पुजारी थे। क्या थे? मंदिर के पुजारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर के पुजारी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, बूंदी राजपूत किस जाति के थे? बूंदी राजपूत। तो बूंदी राजपूत जो थे वो सूर्यवंशी थे। क्या थे वे? सूर्यवंशी। क्या थे वे? सूर्यवंशी थे। याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, पूरी तैयारी निश्चित सफलता के लिए आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, दिए गए नंबर पे संपर्क करें। तीसरा, लड़के के पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वृक्ष क्या देता है? बताइए, वृक्ष क्या देता है? तो वृक्ष फल देता है। वृक्ष क्या देता है? वृक्ष फल देता है। क्या देता है? वृक्ष फल देता है। फिर चौथा प्रश्न है, कवि को सुख का अनुभव कहाँ होता है? तो कवि को सुख का अनुभव कहाँ होता है? गंगा के किनारे। गंगा किनारे मोरा गांव रे। क्लियर? घर पहुंचा दे देवी मैया। कहाँ मन लगता है उनको? गंगा के किनारे। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 4 के बाद देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है? चलिए, 5 कह रहा है कि क्षमा किस भुजंग को शोभा देती है? आप सुने होइएगा ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यही है ना? तो क्षमा किसको शोभेगी? जिसके पास विष होगा। जिसके पास में विष होगा। क्लियर? चलिए, आगे देखते हैं। छठा, सिंधु से रास्ता कौन मांग रहा था? सिंधु से रास्ता कौन मांग रहा था? राम जी मांग रहे थे। राम जी मांग रहे थे। सिंधु से रास्ता कौन मांग रहा था? राम मांग रहे थे। सुने ना, बिने न माने जल्दी जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तप, बिन भय न होत प्रीत। है ना? तो उसी तरह से कौन हो जाएगा आपका ये? राम। चलिए, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है हमारा? चलिए, 7 कहता है कि किस तरह की भाषा बोलने वाला पंडित होता है? किस तरह पंडित जो थे वो कैसी भाषा बोलते हैं? वो प्रेम की भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? वो प्रेम की भाषा बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं। 8 नंबर, अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? तो अब्दुल कलाम के 3 पक्के मित्र थे। कितने मित्र थे? 3 पक्के मित्र थे। चलिए, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद, प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? वही बात है, चाह नहीं मैं फूलों की अभिलाषा में आप लोग सुने होइएगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाग पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? मतलब भाग पर गर्व करना। क्या करना? भाग पर गर्व करना। भाग पर प्राउड फील। चलिए, 10वां क्या कहता है? यमराज नचिकेता के किस बात से प्रसन्न थे? किस बात से थे? पितृ भक्ति से। कि पिता की भक्ति वो अच्छे से करते, इसलिए भगवान भी खुश हो गए। और जब भगवान आए तो उस वक्त भी वो पिता की सेवा में ही लगे हुए थे, तो भगवान को भी इंतजार करा दिए, तो उससे भी भगवान खुश हुए। क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 10 के बाद देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। चलिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11 कहता है कि दिवाली शब्द क्या है? तो दिवाली शब्द क्या है? तो दिवाली शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 12 देखिए, संसार शब्द कौन सा है? तो संसार पूरी जाति। संसार से क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा। चलिए, प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? 13 कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रक्षाबंधन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 14 देखिए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण। तो दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न संख्या 14 के बाद पूरे 100 प्रश्नों का सीरीज है।
एकदम हर सेट आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। निश्चित सफलता के लिए आप जरूर संपर्क करें। पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक क्या है भाई? तो पुस्तक से पूरे पुस्तक का जाति का बोध होता है। क्या हो जाएगा ये? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा ये? जातिवाचक। प्रश्न संख्या 16 देखिए, यात्रा शब्द क्या है? यात्रा, वह यात्रा कर रहा है। यात्रा क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यात्रा क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 16 के बाद 17, 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कहता है हमारा? चलिए 17 कह रहा है कि चमक शब्द क्या है? तो चमक स्त्रीलिंग है। चमक क्या है? स्त्रीलिंग है। चमक क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए 18 कहता है कुहासा शब्द क्या है? कुहासा, तो कुहासा पुल्लिंग है। कुहासा क्या है? पुल्लिंग है। कुहासा क्या है? पुल्लिंग है। चलिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। आप लोग को दिख रहा है? एक एक प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे सारा सीरीज के साथ आप लोगों को। चलिए 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि घी शब्द है। घी शब्द क्या है भैया? तो घी भी पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, सेना शब्द क्या है? सेना क्या है? स्त्रीलिंग है। सेना क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 20 के बाद प्रश्न संख्या 21। चलिए प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कह रहा है? चलिए 21 कह रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो लोग। लोग से क्या है? एक आदमी का बोध होता है एक वचन। लोग से क्या होता है? पूरे समूह का बोध हो रहा है कि लोग सब हैं। क्या हो जाएगा ये? शब्द एक वचन नहीं है तो लोग नहीं है। आगे देखिए 22, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये? होश। क्या हो जाएगा ये? होश। चलिए 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 23, एक एक प्रश्नों को देखेंगे और सारे सब्जेक्ट से हमने सेट में शामिल किया है। हाँ, कौन सा शब्द एक वचन है? पुस्तक, लड़के, हासियां और नदियां। तो कौन हो जाएगा इसमें? पुस्तक। एक पुस्तक की बात यहाँ पे चल रही है, ये हो जाएगा एक वचन। बाकी लड़के, हासियां, नदियां ये सब बहुवचन की बात है। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? कौन नहीं है भाई इसमें? जनता, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। इसमें जनता क्या है? ये बहुवचन नहीं है। आगे देखिए, चलिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? चलिए 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन है भाई एक वचन? समाचार, आग, हवा, वर्षा। इसका हो जाएगा समाचार। क्या हो जाएगा इसका? समाचार। क्लियर है? एक एक प्रश्न को देखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 26, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। क्या होते हैं ये? 10,000 वर्ग मीटर। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 27। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर संप्राप्तता होगी। मतलब एक बार पासा फेंकेंगे तो कितने अंक आने के साथ? चूंकि 6 होते हैं उसमें पासा में, तो हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6। 28 देखिए क्या कहता है? दशमलव संख्या 1 2 3 4 में 3 का स्थान ये कहाँ है? 3 यहाँ पे है, यहाँ से 3 लिख दिए। फिर क्या है? इसको 1/1 और 2 जीरो है तो 2 जीरो कितना हो जाएगा? 3/100। किधर है भैया 3/100? देखिए तो यहाँ है आपका 3/100, तो 0.03 आंसर हो गया इसका। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होगा? तो क्या जाएगा? वो संख्या जीरो हो जाएगी। जिससे गुना कर देंगे वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ग। 30 का देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 और आर कितना है? 7। तो 7 गुने 7 कट गया तो 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15। क्लियर? कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है ये? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। चलिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और आराम से देखेंगे।
चलिए 31 कहता है इनमें त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है आयत, त्रिभुज, वर्ग। क्या है ये? घनाभ। घनाभ क्या होता है? ये त्रिविमीय आकृति को दिखलाता है। क्लियर है? देखते हैं ना, पूरा एकदम 3D दिखा रहा है, 3 डायमेंशनल। इसका आंसर हो जाएगा घनाभ। 32 का पदों के सांख्यिकी गुणनखंड के पद को क्या कहते हैं? उसको गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गुणांक कहते हैं। गुणनखंड में जुड़ा हुआ है, गुणनखंड में गुणांक। चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 को देखिए। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है दो कोण सर्वांगसम होंगे यदि वे क्या हो? 33 प्रश्न संख्या 33 को देखिए क्या कर, समान माप के हो। सर्वांगसम कौन होता है? वो समान। असमान होगा तो नहीं, समान लंबाई नहीं, असमान लंबाई क्या होगा? ये समान माप होगा, क्योंकि कोण की बात हो रही है। चलिए प्रश्न संख्या 34 को देखिए। निम्न में से त्रिविमीय आकृति क्या है? आयत, त्रिभुज, पिरामिड, वर्ग। क्या हो जाएगा इसका? पिरामिड। क्या हो जाएगा इसका? पिरामिड। चलिए 34 के बाद प्रश्न संख्या 35 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है कि 0.9 का प्रतिशत रूप क्या है? तो 9/10 गुने 100 कट गया, ये कट गया, क्या हो गया? 90। कहाँ है भैया 90? ये रहा 90। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 36। 80 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या है? अब देखिए प्रश्न संख्या 36 को देखिए क्या कर रहा है। संपूरक कोण क्या मतलब क्या होता है? कोण मिलकर 180 डिग्री पुराएगा। तो एगो कोण है 80 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 पुर जाए? 100 जोड़ेंगे। किधर है 100? इधर हो गया 100। 36 का घ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 36 के बाद 37 को देखिए। प्रश्न संख्या 37। चलिए प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? 37 कह रहा है कि वह संख्या जो न तो घन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। क्या भाई? न कर्जा है न पैंचा है, क्या? जीरो। क्या हो जाएगा? ये जीरो। क्लियर? प्रश्न संख्या 38 देखिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने कितना है? 20 गुने 8, तो 2 दहाई के 20, तो 10 गुने 8 कितना जाएगा? 80। किधर है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर? क्या है आपका? सेंटीमीटर है ना, चाहे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 80 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर घ। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? 12.1/2% का दशमलव रूप क्या होगा? क्या है? 12.1/2%। 12×2 = 24, 25/2, 25/2 यही है ना आपका। अब क्या जगह इसको प्रति दशमलव रूप में निकालना है। दशमलव में इधर देखिए तो 25/2 कौन हो जाएगा? 25/2 को गुना कर देना है। 25/2 में क्या निकलेगा? 12.5, 12.5 वही ना। 12.5 कहाँ भैया? यहाँ है 12.5। क्लियर? ये 25 का आधा हो गया गो 12.5। चलिए आगे देखते हैं 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? 5.5 गुने -1.1 का गुणनफल क्या होगा? क्या होगा भैया? गुना करके देख लीजिए। 5.5 और क्या जाएगा? गुने है तो माइनस और 1.1। अब इसको 11×5 = 55, 5 हाथ में 1, 11×5 = 55, 1 66, तो 6.65 माइनस 6.65, क्योंकि चिन्ह क्या है यहाँ पे? माइनस है, तो माइनस 6.05। कहाँ है माइनस 6.05? ये रहा आंसर इसका। क्लियर? चलिए 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? 41 कह रहा है कि दो पूर्णांक एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम होता है, यानी उन दोनों पूर्णांकों का योग क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग। 42 को देखिए। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान या तो 22/7 होगा या 3.14 होगा। कहाँ है 3.14? यहाँ है 3.14। चलिए 42 के बाद प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। 43 क्या कह रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का जब माध्य आप निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। क्लियर है? चलिए 44 को देखिए। एक सहस्त्रांत का दशमलव संख्या क्या होता है? पहले भी हम एक तरह का प्रश्न पूछ सके। सहस्त्रांत में हजार की बात हो रही थी। 0.001, 0.001। क्लियर? तब ना एक होगा, 3 गो जीरो हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। चलिए 44 के बाद
प्रश्न संख्या 45। 44 के बाद प्रश्न संख्या 45। 45 क्या कहता है देखिए, चलिए प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि -12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। -12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 12। चलिए प्रश्न संख्या 46 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। झूला, विद्युत पंखा, सीधे पुल पर रेलगाड़ी, कौन चल रहा है, गति में कौन है, तो रेलगाड़ी की गति एकदम सीधा जा रही है, छुक 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 छुक, ठीक है। चलिए 46 के बाद प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है, चलिए जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वे आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। 8051 3639 67 आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आंधी आने पर क्या करना चाहिए, बाहर, किसी पेड़ के नीचे, छत पर और किसी घर के अंदर क्या करना चाहिए। आंधी आ रही है तो, आंधी आ रही है तो घर के अंदर छुप जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घर के अंदर छुप जाएंगे। 48, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49। चलिए प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 49, नॉन स्टॉप 100 जाड़े के दिनों में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। कौन सा वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। चलिए आगे देखिए 50, जल धारण क्षमता सबसे अधिक कौन, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लुई मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी में। कौन सा, चिकनी मिट्टी में। चलिए प्रश्न संख्या 50 के बाद प्रश्न संख्या 51। तो ये हमारे 50 प्रश्न पूरे गए, अब लोग 51 को देखेंगे और एक एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे। कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है, चलिए 51 कह रहा है, मछली में श्वसन के लिए क्या अंग होता है, मनुष्य में फेफड़ा है तो मछली में गलफरा है, मछली में क्या है, गलफरा है। आगे देखिए 52, नर एवं मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है, मिलन कहलाता है निषेचन की क्रिया, क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। 52 के बाद प्रश्न संख्या 53। चलिए 53 क्या कहता है देखिए, 53 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, देखते हैं ना हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि चढ़ाइए थोड़ा सा विटामिन खाइए, खून लाल नहीं है आपका। चलिए आगे देखते हैं 54, लार मंड स्टार्च को बदल देता है, किसमें बदल देता है, तो लार मंड को ग्लूकोज में बदल देता है, किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, किसमें, ग्लूकोज में। चलिए 54 के बाद प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 को देखिए, 55, 55 क्या कह रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ डालने से क्या होगा। देखिए पानी भी है 20 डिग्री और वो भी आपका लोहा भी क्या है 20 डिग्री, तब इससे लोहे की छड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, न घटेगा न बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का सेम ताप है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 56 को देखिए, कीट भक्षी पौधे होते हैं, कौन होते हैं, कीट भक्षी पौधे, घटपर्णी, घटपर्णी क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 56 के बाद प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है कि पीलिया रोग का कारण क्या है, तो पीलिया रोग क्या होता है, दूषित जल की वजह से होता है, क्या होता है, दूषित जल की वजह से। 58, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल क्या हो जाता है, देखिए चापाकल या कुआं के पास जल जमाव से क्या हो जाएगा, तो वो दूषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 58 के बाद प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है, पहले भी बताए हम लोग इस तरह के प्रश्नों क्लास में, तो वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है, छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत, भूलिए ही नहीं, वसा का पाचन छोटी आंत। जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, अब आ जाइए जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में, जल का बड़ी आंत, वसा छोटा, जल बड़ा, याद रखिएगा, जल बड़ा, जल ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल बड़ा। चलिए 60 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61 क्या है, 61 कहता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398, ये पूछा हुआ प्रश्न याद रखिएगा, तैमूर लंग ने
1398 ईस्वी में आक्रमण किया। 62 देखिए, भू प्रपटी में ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो ऊपरी परत सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 62 के बाद प्रश्न संख्या 63 को देखिए। प्रश्न संख्या 63, चलिए प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है? जो भी शिक्षक साथी क्लास करना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, वे जरूर संपर्क करेंगे। चलिए आगे देखिए, डच अंग्रेजी व्यापार पटना से क्या प्राप्त करते? पटना से मखाना, जिसको अभी जीआई टैग भी मिला है दरभंगा मखाना के लिए। 64 को देखिए, नूरजहां के पति का नाम क्या था? तो नूरजहां के पति का नाम क्या था? शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 64 के बाद प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 65, चलिए 65 का रहा है, काराकोरम दर्रा गुजरता है भूटान से, मानसरोवर से, पंजाब से, लद्दाख से। कहां से गुजरता है ये? लद्दाख से। कहां से गुजरता है? लद्दाख से। 66, वस्तुएं सस्ती और एक स्थान पर ही मिल जाती है। कहां मिल जाती है? तो मॉल में। देखते हैं ना, मॉल में जाइए, जो चीज खोजिएगा एकदम नीचे महला, ऊपर महला, महले पे महला, सारा चीज मिल जाएगा आपको। चलिए 66 के बाद, और लोग मॉल भी आजकल बहुत घूमते हैं, नहीं मन लगता है आदमी को तो मॉले चले जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 67, 67 क्या होता है? कि सामान सबसे पहले कहाँ आता है? शॉपिंग मॉल, यार्ड, थोक व्यापारी, कितना किसके पास आता है सबसे पहले? थोक व्यापारी के पास। किसके? थोक व्यापारी के पास। 68 को देखिए, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? वो है NH1। क्या है वो? NH1। क्लियर। चलिए 68 के बाद प्रश्न संख्या 69 को देखिए। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? कि फतेहपुर सिकरी में किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो कहा जाता है कि फतेहपुर में जो किला का निर्माण हुआ उसके बारे में अकबर का ही नाम आता है। किनका नाम आता है? अकबर का। तो याद रखेंगे, फतेहपुर सिकरी कौन? अकबर। चलिए प्रश्न संख्या 70 को देखिए, पटना को इस नाम से भी जाना था, कि पटना को जो नाम जाना जाता है तो इसे तो बहुत से नाम है, पुष्पम, सुंदरम, पुष्पनगर, लेकिन आप अजीमाबाद को याद रखेंगे, अभी भी अजीमाबाद है पटना में अक्सर। चलिए प्रश्न संख्या 70 के बाद प्रश्न संख्या 71, चलिए 71 क्या कह रहा है? देखते हैं 71 कह रहा है कि, हाँ चलिए आगे, आप शिक्षण कौशल का प्रश्न है, एक एक प्रश्न गौर से देखिए। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है। किसके लिए? किसके लिए? बाल केंद्रित बच्चों के लिए है, ना कि माध्यमिक लेवल के लिए है। तो माध्यमिक लेवल के लिए नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी। आगे देखिए 72, शिक्षक के लिए केंद्रित शिक्षा प्रणाली उचित है। प्राथमिक विद्यालय के लिए, केजी के लिए, माध्यमिक विद्यालय, तो बाल शिक्षक केंद्रित, तो शिक्षक केंद्रित किसके लिए हो जाएगा? बताइए। शिक्षक केंद्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्या कर, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली उचित नहीं है। किसके लिए? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, इंटरमीडिएट, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली कहाँ उचित है? किसके लिए है? तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 72 के बाद प्रश्न संख्या 73, चलिए प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? तो शिक्षक केंद्रित जो, उसमें क्या होते हैं? छात्र श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? छात्र श्रोता होते हैं, और शिक्षक की बातों को सुनते हैं। क्या होते हैं वो? श्रोता होते हैं। चलिए 74 को देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता किसकी होती है? शिक्षक केंद्रित है ना, तो शिक्षक केंद्रित में शिक्षक ही केंद्र में होगा, शिक्षकों की। क्या हो जाएगा? यही बाल केंद्रित रहता तो बच्चों का कर देते। चलिए 74 के बाद प्रश्न संख्या 75, चलिए नॉन स्टॉप हम लोग चलेंगे, कोई रुकावट नहीं बीच में। चलिए प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है? बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली में प्रधानता होती है। अब आ जाइए, बाल केंद्रित है ना, तो बाल केंद्रित में बच्चों की, शिक्षक केंद्रित शिक्षक, बाल केंद्रित बच्चा। चलिए प्रश्न संख्या 76, विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, उपरोक्त दोनों। तो लगभग क्या दोनों शामिल होता है, अध्यापक केंद्रित भी और बाल केंद्रित भी। क्या हो जाएगा ये? प्रश्न संख्या सी। चलिए प्रश्न संख्या 76 के बाद प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? 77 कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार क्या है? विद्यालय में क्या है इसका आधार? इसका आधार यही है कि शिक्षक का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, शिक्षक का केवल विचार, दोनों। विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का यही आधार है कि आप जो है क्या कीजिए, शिक्षक का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, शिक्षकों का केवल विचार, और दोनों। विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार क्या है? तो शिक्षकों का विकास एवं, तो ये दोनों हो जाएगा ना, कि हम लोग शिक्षक के विचार को भी लेते हैं और उनके मानसिक स्तर को भी देखते हुए बनाते हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 78 को देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है, क्योंकि वे माँ का स्थान लेती है, क्योंकि वे माँ का स्थान ले लेती है, प्यार से पढ़ाती है ना बच्चे लोगों को। चलिए आगे देखते हैं 78 के बाद प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 रहा ये आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न संख्या 79 क्या कहता है? 79 कह रहा है कि कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए भाई किताब? इसलिए बदलना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। क्या हो? इससे प्रातिभाषिकता आ जाता है, लेखक को लिखने का अवसर मिल जाता है, इससे नई किताबें अधिक होती है और इससे ज्ञान में क्या जाएगा? इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। क्लियर? चलिए आगे क्या है? कार्य सीखना उपयोगी है, क्योंकि कार्य सीखना क्यों उपयोगी है? कार्य सीखना क्योंकि इससे बच्चे क्रियाशीलता करते हैं या अधिक रुचिकर है, बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं और इससे बच्चों को व्यस्त रखने में सहायता नहीं। कार्य सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, बच्चे करके अधिक अच्छा होता है, लर्निंग बाय डूइंग, इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 80 के बाद प्रश्न संख्या 41, एक आपका भी है लर्निंग बाय डूइंग। चलिए प्रश्न संख्या 81। 81 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की प्रगति पत्रिका तैयार की जानी है, जिससे क्या हो? उनकी संप्राप्ति का पता चल जाए। छात्र की संप्राप्ति का प्रधानाध्यापक अध्यापक विभाग तक छात्र को पता चल जाए। प्रगति पत्रक के आधार पर उनकी विशेष शिक्षा हो सके और छात्र की कमी को दूर किया जा सके। क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? छात्र की यही बात है कि छात्र का जो क्या स्थिति है वो पता चल जाए और फिर उसकी कमी को दूर कर दिया जाए, इसलिए तैयार किया जाना चाहिए। 82, कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह क्या करेगा? जब वह बच्चों को क्या करेगा? छात्र के हित को ध्यान में रखेगा। क्लियर है? और छात्र को अपने शिक्षण में से प्रभावित कर सके। कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब छात्र के हित को अनुशासन में है तो सब, लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा छात्र को अपने शिक्षण से प्रभावित कर सके, अनुशासन में रख सके। छात्र के सारा चीज क्या है कि छात्र को हित में हमेशा क्या हो? छात्र की भलाई के लिए ही सोचे। चलिए प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है? चलिए 83 कह रहा है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उनके अध्यापकों को नहीं बल्कि अन्य अध्यापकों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? ताकि पक्षपात नहीं हो। क्या हो? ये छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं हो, इसीलिए। चलिए 84 देखिए, कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है और उसे रोकने के आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा खुशामद कर रहा तो क्या करेंगे हम लोग बताइए? बहुत ज्यादा खुशामद कर रहा है। चलिए क्या कहता है प्रश्न, यहां से देखिए। चलिए कोई छात्र खुशामद कर रहा है तो उसे कह देंगे कि खुशामद से लाभ नहीं होगा और बात को इससे शिकायत करेंगे, दंडित करेंगे, उसके प्रति उदासीन दिखाएंगे। ज्यादा खुशामद कर रहा है, न्यूट्रल रहिए, कोनो ज्यादा नहीं है कि एकदम माथा पे टेंशन लेना है, तो उदासीन रह जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे, उसको देख बोलने देंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या क्या कहता है 85, आपके विचार से पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बताइए? छात्र की रुचि के अनुसार हो, ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता को पूरा करे, छात्र की सदुपयोग तो उपयुक्त हो। ये क्या सबसे बेस्ट है? उपयुक्त सभी। प्रश्न का 86 को देखिए, 86 क्या कह रहा है? चलिए 86 कह रहा है कि छात्रों में स्वाध्याय का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? स्वाध्याय का उचित विकास करने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, छात्र की रुचि अनुसार पाठ सामग्री तैयार करेंगे, विद्यालय में स्वाध्याय हेतु स्थान की व्यवस्था करेंगे, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या जाएगा? फाइनली सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हो जाएगा? सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 86 के बाद प्रश्न संख्या 87। चलिए प्रश्न संख्या 87 को देखिए, पूरे 100 पूरा करेंगे हम लोग। 87 क्या कहते हैं? छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? कैसे पैदा करेंगे? उसको थोड़ा सा ज्ञान को डीप लेवल में ले जाना। क्या करेंगे? प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देंगे, इससे क्या होगा? बच्चा प्रभावित होगा। 88 देखिए, मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही क्या हो? शिक्षण व्यवसाय में, राजनीति में, प्रशासनिक क्षेत्र में शिक्षण व्यक्ति में कौन आए? जो थोड़ा सा नैतिक मूल्य से युक्त व्यक्ति हो, व्यक्तित्व का धनी हो, वैचारिक रूप से संपुष्टि हो उसकी। चलिए 88 के बाद 88 का ये 89 का देखिए, प्रश्न संख्या 89। चलिए प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 89 कहता है कि 19वीं शताब्दी में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? 19वीं शताब्दी में क्या थी बताइए? 19वीं शताब्दी में छात्र अध्यापक प्रणाली थी, छात्र अध्यापक प्रणाली थी। चलिए 90 देखिए, आगे देखिए, अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति निर्धन परिवार से संकीर्ण उच्च व्यक्तित्व के धनी। क्या होना चाहिए? उच्च व्यक्तित्व के
धनी होने चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 90 था। अब हम लोग लास्ट 51 से देखेंगे। अब कुछ रीजनिंग के प्रश्न को देखना है। रीजनिंग के प्रश्न को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या, चलिए 91 देखिए। किसी सांकेतिक भाषा में रम पम पो, रम पम पो का अर्थ क्या है? बॉय इज मड। ठीक। पो मेन पोस्पे का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल, और डम पम फो का अर्थ है दे आर मैट। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बॉय के लिए? तो बॉय यहाँ भी है, तो इसी में कोई होगा। अब आ जाइए, अब क्या कहता है और क्या है आपका इसमें? इज मड, इज मड 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 किधर गया भैया? तो यहाँ है मड, दे आर मड। इसका मतलब है कि डम पम फो, तो क्या है डम पम फो में रम नहीं है यहाँ पे, तो इसको रम छांट लीजिए। रम छाटने के बाद अब क्या हो जाएगा आपका आंसर? रम। आंसर क्या हो जाएगा? रम, क्योंकि रम उसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। प्रश्न संख्या 92 देखिए। यदि गणित को भूगोल, भूगोल को विज्ञान और विज्ञान को संस्कृत कहे तो न्यूटन किससे संबंधित थे? तो न्यूटन किससे संबंधित थे? न्यूटन विज्ञान से संबंधित थे। और विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान को संस्कृत कहते हैं। तो कहाँ है भैया संस्कृत? ये रहा संस्कृत। चलिए 92 के बाद प्रश्न संख्या 93, 93, 93। प्रश्न संख्या 93 देखिए। 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है कि रामू प्रकाश से भारी है, बबलू दीपक से भारी है, अशोक रामू से भारी है, तो सबसे भारी कौन है? क्या कहता है? रामू प्रकाश से भारी है, तो सबसे भारी इधर हो गया, रामू प्रकाश आ गया नीचे। अब कहता है कि बबलू दीपक से भारी है, ये रहा बबलू, और दीपक से भारी है, तो बबलू ऊपर तो दीपक नीचे। अब अशोक रामू से भारी है, अशोक इससे भारी है, ये हो गया अशोक, अशोक रामू से भारी है। तो सबसे बड़ा ऊपर में कौन आ गया बताइए? अशोक आ गया। कौन आ गया? अशोक आ गया। कहाँ है अशोक भैया? तो अशोक प्रकाश से भारी है, सबसे ज्यादा बड़ा ये हो गया। 94 देखिए। 40 छात्र की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 21वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा? ऊपर से है क्या 21, तो नीचे से क्या हो जाएगा? 20वां नंबर हो जाएगा, तब ना 20 20 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। तो प्रश्न संख्या 94 का 20। चलिए प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 95, प्रश्न संख्या 95। प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लाते हैं हम लोग। जो भी शिक्षक साथी क्लास करना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी परीक्षा देने वाले हैं उन तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वे अपने परीक्षा को बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। चलिए प्रश्न संख्या 95 को देखिए। 5 व्यक्ति दौड़ रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का पीछा कर रहा था, सी और ए के बीच में था। बताइए कि उस कतार में कौन आगे था? बस अभी जस्ट बनाया ना जैसे, उसी तरह से। सबसे पहले 5 दौड़े थे, डी ए से आगे है, तो डी आगे है, ये नीचे है। ई बी का पीछा कर रहा था, ई बी का पीछा कर रहा था, तो मतलब बी आगे है, ई पीछे है। अब क्या है? सी ए और बी के बीच में है। अब सी कहाँ है? ए और बी के बीच में है सी। बचे उस कतार के मध्य में कौन था? तो ऑटोमेटिक है, कौन आ गया? सी आ गया। कौन आ गया? सी। 96 देखिए। शालिनी का, ऊपर कर लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए प्रश्न संख्या 96। शालिनी का किसी पंक्ति में एक सिरे से 10वां स्थान है, जबकि पंक्ति में कुल 32 व्यक्ति हैं, तो शालिनी का दूसरे सिरे से क्या स्थिति हो जाएगा? तो क्या है? 10वां स्थान है। 10वां से 32 घटा तो कितना हो गया? 22। इधर से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? 23वां स्थान उसका हो जाएगा। 22 तो है ही, 23वां स्थान कहाँ भैया? 23, ये रहा 23। चलिए प्रश्न संख्या 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 97। 97 कह रहा है किसी पंक्ति में विजय का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में 18वां, पंक्ति में 4, 18 कुल कितने छात्र हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 27। उसी टर्म में जैसे अभी बनाए। 98 को देखिए। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या? एक कक्षा में 31 विद्यार्थी के बीच माधव का स्थान 17 है। अब मान चलिए कक्षा में 31 विद्यार्थी है, इधर हो गया 17 स्थान, तो फिर इधर से कितना आ जाएगा? 14। तो 14 में एक जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 15वां। 15वां स्थान है ये, इसका 15वां स्थान है। चलिए प्रश्न संख्या 98 के बाद प्रश्न संख्या 99। चलिए प्रश्न संख्या 99 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि मनु की ओर इशारा करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है,
तो बताइए मनु का प्रकाश से क्या संबंध। कुछ नहीं, ऐसे ही सोचना, एकदम अपने आप पे बैठा के सोचना कि मनु की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो मनु का मामा भगना हो गया, मामा भगना हो गया, कहाँ जाएगा ये, भगीना हो जाएगा। चलिए 100 को देखिए, 100 क्या कहता है, ए का भाई एफ है, ए का भाई, ए का भाई कौन है, एफ है, उसकी लड़की सी है, तो इसकी लड़की सी है, एफ की बहन के और सी का भाई है, एफ की बहन क्या है, के और सी का भाई है, और है जे है, जो जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा इधर हो गया जे, तो ये दोनों भाई बहन हो गया ना, जे का चाचा कौन हो जाएगा, जे का चाचा एफ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एफ। बाकी आपका क्लास में पूरी रीजनिंग का क्लास चल रहा है, वहां ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चौथे टेस्ट को कंप्लीट किया है। कल हम फिर आएंगे एक नए टेस्ट के साथ में। जो भी साथी क्लास से जुड़ना चाहते हैं या मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, वे दिए गए नंबरों पे जरूर संपर्क करें। और सारा वीडियो अपलोड है, सेट 3 पहले अपलोड कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अपने प्रखंड और जिला के ग्रुप में जरूर भेजें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।